हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी के बारे में है। इंडियन पॉलिटी जो हम आज पढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। दोस्तों आप इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वो सब्सक्राइब के बटन पे थंबनेल से अपने दबा दें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न बिना देरी किए। विच कोर्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो लक्षद्वीप है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट नहीं है। अगर वहाँ पे कोई क्राइम करता है, कोई मर्डर वगैरह हो जाता है, तो अगर उसको कोर्ट ले जाया जाएगा तो उसको कौन से कोर्ट ले जाया जाएगा, कौन से राज्य के कोर्ट में लेके जाया जाता है। अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन से देखें तो काफ़ी आसान प्रश्न है। अगर आप फिर भी नहीं जानते तो हम इसीलिए आए हैं आपको बताने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, वो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट था, जो स्थापना था, वो 1862 में हुआ था। इसका जो स्थापना था वो 1862 में हुआ था। इसके कोर्ट में, ये जो कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट, इसमें गोवा के लोग में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी ने अपराध किया गोवा में, तो भी बॉम्बे हाई कोर्ट ले जाया जाता है। दादरा नगर हवेली दमन दीव में भी कोई अपराध किया तो भी बॉम्बे हाई कोर्ट ले जाते हैं। और महाराष्ट्र में कोई केस हुआ तो भी बॉम्बे हाई कोर्ट में ही जाता है। महाराष्ट्र का ही बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो ये हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट का। अभी देखते हैं कोलकाता हाई कोर्ट का। कोलकाता हाई कोर्ट भी 1862 में उसकी स्थापना हुआ था। तो इसके अंडर में जो आते हैं, किसका किसका केस देखते हैं। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है, अगर कोई अंडमान निकोबार में कोई कुछ कांड करता है, कोई कुछ अपराध किया, क्राइम किया, तो भी ये कोलकाता हाई कोर्ट ले जाया जाएगा, उसको कोलकाता हाई कोर्ट ले जाएगा। ये वेस्ट बंगाल में है कोलकाता हाई कोर्ट। वेस्ट बंगाल का पूरा केस देखता है और अंडमान निकोबार का भी ये पूरा संभालता है। केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट जो है वो लक्षद्वीप, वहाँ से कुछ 200 किलोमीटर के दूरी पे है। तो वो जो लक्षद्वीप में कोई क्राइम हुआ तो वहाँ से लक्षद्वीप से उठा के उसको केरल के हाई कोर्ट में न्याय दिलाया जाता है। अगर कोई परेशान है किसी से तो उसका जो केस चलेगा वो केरल हाई कोर्ट में चलेगा। ये ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों अगर देखें तमिलनाडु कोर्ट में किसका चलता है, तमिलनाडु में जो पौंडुचेरी है, केंद्र शासित प्रदेश है पौंडुचेरी, उसका केस देखा जाता है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखते हैं, किसी भी कोर्ट का पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलिए इसका आंसर जो है बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। हाउ मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। भारत में कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कोई अपोजिशन नहीं था, जिनका कोई विपक्षी नहीं था। जिनका कोई विपक्ष नहीं रहता उसको अनअपोज्ड, मतलब कोई अपोजिट में था ही नहीं, उनके विपक्ष में चुनाव में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। निर्विरोध चुनाव था वो। अगर अपोजिशन कोई नहीं रहता है दोस्तों, अगर कोई चुनाव में अकेला चुनाव लड़ रहा है या दो लोग लड़ रहे हैं तो सहमति से वो बोल देते हैं, अकेले को बिठा देते हैं कि भाई आप रहने दो, हम चुनाव इस बार मुझे लड़ने दो। तो ऐसे अगर सहमति से बात बन जाती है, कभी दो लोग रहते हैं, कभी कभी गांव में देखा जाता है, कोई अगर छोटा मोटा एग्जाम रहा, इलेक्शन रहा तो उसमें हो जाता है। तो इसमें जब कोई विपक्ष नहीं रहता तो अगर कोई अकेला बंदा चुनाव में खड़ा है तो उसको ऐसे ही निर्विरोध चुनाव कहते हैं उसको। तो ये कितनी बार हुआ है भारत में। दोस्तों आपको बता दें कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब उन्होंने 1950 में 24 जनवरी 1950 को जो चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने निर्विरोध सत्ता हासिल की थी, मतलब एक तरफ से उनको विजय प्राप्त हुई थी, वो राष्ट्रपति चुने गए थे। और एक जो केस था वो 1977 में, 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी का नाम सुना होगा, जो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जो है। उन्होंने ऐसा
उनके अपोजिट में कोई नहीं था। मतलब वो इंडिया के जो थे ना, वो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे वही टाइम पे, और ये 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ये छठे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अनअपोज मतलब निर्विरोध चुनाव जीत लिया था। तो ऐसा कारनामा 2 बार हुआ है, 2 बार। एक बार कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में, और एक बार नीलम संजीवा रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से थे, उन्होंने ऐसा निर्विरोध चुनाव जीता था। ऐसा भारत में 2 बार हो चुका है, 1977 में संजीवा रेड्डी और 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वॉज रेज फ्रॉम 21 to 18 ईयर। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई थी? 59वें संविधान संशोधन, या 60वें संविधान संशोधन, या 61वें संविधान संशोधन, या 62वें संविधान संशोधन? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन सी है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1989 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 1989 में जो हुआ था, उसमें संविधान संशोधन में जो वोटिंग एज था 21 साल, पहले 21 ईयर हो गया तो ही वोट करने मिलता था, फिर उसको कम करके 18 साल की उम्र कर दी गई। 18 साल, जो 18 साल का है वो भी वोट कर सकेगा। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1989 में हुआ था, जो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मान्यता हुई थी। मतलब संविधान चेंज किया गया था, संविधान में बदलाव किया गया था। अब 62वां जो संविधान संशोधन है, उसमें जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो SC और ST कैटेगरी का रिजर्वेशन के बारे में है। और 59वां संविधान संशोधन जो पंजाब में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, उसके बारे में बदलाव के बारे में है। तो जो इसका आंसर है वो है 61वां संविधान संशोधन, जिसमें उम्र जो है कम करके 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ अ स्टेट? जो शासनात्मक शक्ति है वो कौन से इन ऑप्शन में से किसके पास रहता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, शासन करने की शक्ति जो है वो किसके पास रहता है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रदेश के मंत्रियों की समिति। तो आपको इसमें से बताना है। जो सब बता दो, प्रेसिडेंट जो होता है वो तो हेड ऑफ इंडियन स्टेट है, हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है प्रेसिडेंट को। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट होता है। और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो तो राज्यपाल होता है। तो जो शासनात्मक जो पावर होता है, जो शक्ति होती है, वो राज्यपाल के पास रहती है। इसको राज्यपाल को एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का एजेंट भी होता है। जो भी काम रहता है, जो भी रहता है, वो रिपोर्ट करना पड़ता है प्रेसिडेंट के पास। और यही प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो राज्यपाल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द पंचायत राज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 11 फरवरी, ऑप्शन सी 22 मार्च, या 22 अप्रैल? तो जो पंचायती राज दिवस है दोस्तों वो 73rd अमेंडमेंट में लाया गया था। 73rd या 73वें अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन था, 73वें जो 1992 में हुआ था, उसमें इसको संविधान में ऐड किया गया था। ये 3 श्रृंखलाओं में काम करती है। इसके जो कैटेगरी है, जो हायरार्की है, वो तीन में डिवाइड करता है। जैसे हो गया ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत आता है, फिर जिला पंचायत। जो इस कमेटी को जो रिकमेंड किए थे, जिन्होंने ये
पंचायती राज को लागू करने के लिए उस के बलवंत राय मेहता जी, जो बलवंत राय मेहता जी थे, उनकी समिति ने रिकमेंड किया। तो पूरा जो समिति बनाई गई थी उन्होंने इस पर अपनी राय रखी थी, बलवंत राय जी मेहता समिति द्वारा। तो जो 24 अप्रैल है, इसका जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 6 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन डी 10 ईयर या ऑप्शन डी 2 ईयर। तो दोस्तों बता दो, जो राज्यसभा का ये है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 के हिसाब से अगर देखें, आर्टिकल 80 के हिसाब से देखें तो जो कैपेसिटी है राज्यसभा की, जो राज्यसभा के मेंबर है वो 250 हैं। 250 मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राज्यसभा में बैठ सकते हैं। तो इसमें से जो 238 मेंबर हैं वो इलेक्ट करके आते हैं, इनका चुनाव होता है, वो इलेक्ट कर होके आते हैं। और जो बचे 12 मेंबर, इनका जो है नॉमिनेट होते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट होते हैं या फिर अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करता है। ये लोग कौन लोग होते हैं दोस्तों? जो आर्ट, लिटरेचर या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, ऐसे ही मतलब नॉलेजेबल बैकग्राउंड से जो हैं उनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है इनको। और इसमें बता दो कि जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी तक सिर्फ अभी 8, मौजूदा में कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें से 8 में से सिर्फ 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके मेंबर राज्यसभा में जाके बैठे हैं, सिर्फ 3। दिल्ली हो गया, दिल्ली, और जम्मू कश्मीर के इसमें जाके बैठते हैं, और एक है पुडुचेरी। ये 3 प्रदेश के लोग जाके, 3 सिर्फ यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के जाते हैं, बाकी जो बचे यूनियन टेरिटरी राज्यसभा मतलब में उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बता दें किसी राज्य में अगर राज्यसभा में लोग जाते हैं तो वो है यूपी से 31 बंदे जाते हैं। और मिनिमम जो है वो एक है जो त्रिपुरा से जाते हैं, त्रिपुरा से सिर्फ एक ही बंदा राज्यसभा में पहुंचता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, जिसमें से 250 मेंबर है तो उसमें से 1/3 मेंबर 2 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनको रिटायर हो जाते हैं। और जो बचे इनका जो सबका कार्यकाल होता है, एवरी 2 ईयर में 1/3 लोग उसमें से उनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाता है। और जो इनका पूरा कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। तो मतलब हर दूसरे साल मतलब 1/3 पीपल उसमें से उनका कार्यकाल ख़त्म कर दिया जाता है, वो लोग समाप्त होने के बाद राज्यसभा से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसका जो आंसर है वो 6 ईयर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज सफिशिएंट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफ़ी है? दोस्तों इसमें से बताना है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जिसमें पूरा जो सरकार खर्चे के लिए पैसे उसमें से निकालती है, उसमें किसकी सहमति जरूरी है, सिर्फ किसका अनुमति के द्वारा वह निकाला जाता है? जो सरकार अपना जो खर्च जो इस फंड में से लेती है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें से अपना खर्च पूरा इसमें से पैसे फंड से अपने पैसे निकाल के अपना खर्च पूरे करती हैं। इस फंड से पैसे निकालने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ संसदीय मंजूरी की ज़रूरत है, संसद की ज़रूरत है। इसमें उसको संसद के परमिशन की ज़रूरत होती है, तो भी सरकार जाके उसमें से पैसे निकालती है और खर्च, अपने जो खर्चे हैं, जो अपने पॉलिसीज़ है, उसको जो किया है वो जाके पूरे करते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड
So let's go to the next one. Under which constitutional amendment the right to property was made a legal right? भारत के अधिकार को, कानूनी अधिकार, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट? इसमें से आपको बताना है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रखने की जो प्रथा थी, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा के राइट टू प्रॉपर्टी से निकाल के लीगल प्रॉपर्टी के में रखा गया, तो वो कौन से संविधान को किया गया? तो दोस्तों इसमें से बता दूं, जो 42nd अमेंडमेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। जब अब जो राष्ट्रपति हमारे थे, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी वो टाइम पे, उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट करवाए थे। तो जब जो 38वां अमेंडमेंट है, वो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर न्याय संगत बना दिया। मतलब उसमें से जो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता था, उसको उसमें से हटा दिया। 38th अमेंडमेंट में बताया गया। और 40वां अमेंडमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 42nd अमेंडमेंट है, जो उसमें जो अपना प्रस्तावना है, प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। एक तो सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द प्रियम्बल में ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1976 में हुआ था। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको ही किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। जो 42वां संविधान संशोधन था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो इसमें जो एक द प्रॉपर्टी राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, लीगल बनाने की जो ये था। और जो 42वें संविधान संशोधन में जो स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची और आपने केंद्र सूची देखी होगी, तो उसमें से स्टेट सूची में से एजुकेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सब निकाल के स्टेट सूची से निकाल के कंकरेंट सूची पे डाल दिया था। 42वें संविधान संशोधन में जो एजुकेशन यानी शिक्षा का जो पूरा था, इसको निकाल के समवर्ती सूची होता है, जिसको में राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। तो ये जो था एजुकेशन, फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये सब निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के। और जो इसका जो है राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड लीगल, कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? तो दोस्तों वो जो अमेंडमेंट आया था, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ओनली लीगल राइट। जो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था, फंडामेंटल राइट से डिलीट करके, मतलब निकाल के इसको लीगल राइट बनाया था, वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1978 यानी 78 में किया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो और सब 44वें संविधान संशोधन में और क्या किया गया था, जो जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाएगा, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, वो है आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21 जो राइट टू लाइफ भी बताता है, राइट टू लाइफ हमारा
कहीं भी जाएगा नहीं। कोई भी नेशनल इमरजेंसी हो उसमें हमारे इस फंडामेंटल राइट को कुछ नहीं होगा जो हमारा ये है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विदेशी क्षेत्र अधिकार किस सूची में आता है? फॉरेन ज्यूरिडिक्शन कम इन विच लिस्ट? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें कि जो विदेशी क्षेत्र अधिकार हैं वो हमेशा केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, केंद्र सरकार के सूची में आते हैं। ये इंटरनेशनल फॉरेन जो बाहर के ये हैं ये ना तो राज्य सूची में आते हैं ना समवर्ती। इसके बारे में जो फॉरेन विदेशी क्षेत्र अधिकार है उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, ना कि राज्य सरकार को है। अगर केंद्र सरकार को कर दिया, राज्य सरकार को दोस्तों अगर ये अधिकार दे दिया तो कोई भी जाके फॉरेन कुछ भी अपना रिलेशन खराब कर सकता है देश में। तो सिर्फ केंद्र सरकार बैठी है ऊपर, वही सिर्फ इन सब विषयों पर निर्णय लेती है। तो इसका ऑप्शन जो है केंद्र सूची इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 369? तो दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव देता है, वो आपको बताना है। दोस्तों जो ऑप्शन ए है ये क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए अधिकार देता है। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो हैं उनके प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार जो देता है वो 253 देता है। और जो 355 है वो देता है, 355 कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल पावर किसी राज्य को परेशान कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने की जो ड्यूटी होती है वो यूनियन यानी केंद्र के सरकार के अंतर्गत आती है। तो उसको जो बचाना है, जो केंद्र को उसका जो बचाने की जो ये रहेगी वो केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जाएगा वो आर्टिकल 355। अगर कुछ भी थ्रेट दिख रहा है, किसी स्टेट पे कुछ खतरा मंडरा रहा है तो वो जो भी कार्य करेगी, जो उसकी ड्यूटी बनती है यूनियन की, केंद्र सरकार की, कि वो उस स्टेट को उस खतरे से बचाए या उसका हल सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करे। आर्टिकल 368 है जो वो पावर देता है पार्लियामेंट को संविधान संशोधन करने को। जो संसद है उसको एक पावर देता है संविधान संशोधन करने का प्रस्ताव जो है वो इसमें है। और जो अनुच्छेद 369 है, 369 वो समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची में जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। कानून बनाने का उस पर एक तरह से टेम्परेरी रूप में कानून बनाने के लिए बाधित करते हैं। इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो 369 है वो जो समवर्ती सूची है उस विषय पे कानून केंद्र सरकार बनाती है टेम्परेरी टाइम के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देखते हैं। ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो संसद को एक तरह से पार्लियामेंट को पावर देती है कि संविधान को अमेंड करें, उसमें संशोधन करें। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन हाउ मेनी ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स द फाइनेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? वित्त आयोग की स्थापना संविधान लागू होने के कितने वर्ष में हुई? जो संविधान आया उसके कितने साल बाद जो फाइनेंस कमीशन है यानी वित्त मंत्रालय है वो कितने साल के बाद आया? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद? तो आपको बताना है दोस्तों कितने साल के बाद। अगर आपको डेट याद होगा कि फाइनेंस कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था तो आप एग्जैक्टली ऐसा ही आंसर, ये डेट्स का खेल है, इसमें आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो संविधान लागू हुआ था वो तो पूरी तरह से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जो फाइनेंस कमीशन आया था, फाइनेंस कमीशन जब इस्टेब्लिश हुआ था तब वो कब आया था? 26 नवंबर
1951 को, सॉरी 22 नवंबर, ये जो डेट है 22 नवंबर को जो फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, फाइनेंस कमीशन 22 नवंबर 1951 को आया था। तो जो संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से वो 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों आप जोड़ लीजिए कि कितना टाइम लग गया, आप इसको माइनस करके आप बता सकते हैं इसका आंसर। संविधान जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950, पेन बराबर नहीं लिख रहे हैं, और जो 22 नवंबर को 1951 को फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें जो टाइम दिख रहा है दोस्तों वो 2 ईयर्स, 2 साल के बाद फाइनेंस कमीशन आया था। तो और जो अब ये संविधान अपनाया कब गया था दोस्तों, डेट बता सकते हैं? 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। संविधान बनाने को टाइम जो लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरा टाइम लगा था संविधान बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर यहीं पे होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर जो था वो 2 साल। What should be the qualification of a candidate for Attorney General? अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव, सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में 10 कोर्ट का अनुभव ये तो कहीं नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव ये भी नहीं चाहिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का अनुभव ये भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। जो अटॉर्नी जनरल है वो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना जरूरी है। ये एक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन रिकमेंड टू प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है? राष्ट्रपति से सिफारिश अगर करनी है, यूपीएससी का कोई चेयरमैन है अगर, दोस्तों आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, यूपीएससी का हाल ही में चेयरमैन कौन है आपको बताना है, कमेंट करके बताइए यूपीएससी का चेयरमैन कौन है। जो अभी तो इसका आंसर जो है कौन राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है यूपीएससी के चेयरमैन को उसके पद से हटाने के लिए, अगर उसने कुछ करप्ट काम किया है या तो कुछ अनवांटेड जो नहीं चाहिए रहता वैसा काम कर दिया, तो उसको कौन सिफारिश कर सकता है दोस्तों? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पे प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरमैन जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन को हटा सकता है राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों जो अभी हाल ही के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, ये आप ध्यान रखें। मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं उनके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम अरुण कुमार मिश्रा है, और जो इसका मानव संसाधन विकास मंत्री इसका जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सॉरी ये तो सुप्रीम कोर्ट का डेट बता दिया मैंने। सुप्रीम कोर्ट का जो डेट था जो इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका जो हुआ था वो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज बिफोर इट इज गिवन एक्शन टू द प्रेसिडेंट? संविधान में संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले निम्नलिखित में से किस सदन में पेश किया जाना चाहिए? वेरी इजी क्वेश्चन। लोकसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए, राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए, लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में पेश किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि कोई भी बिल अगर उस पर जब हम राष्ट्रपति का सहमति लेने जाते हैं, राष्ट्रपति जब उस बिल को एक एक्ट बनाता है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है जिस पे, तो वो एक्ट बन जाता है। तो उसको अगर
कौन से 2 सदनों से पास करना पड़ेगा कि वो जाके एक बिल से कब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो बताता है कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए, उसके बाद वो राष्ट्रपति के सहमति के लिए दिया जाता है, आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वेलकम द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का वेलकम स्वागत किसने किया था, यह आपको बताना है दोस्तों। जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्रिप्स मिशन जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो उसके अध्यक्ष थे वो टाइम पे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे उनका द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था। वो किसने उसका स्वागत किया था, कांग्रेस ने, हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, या इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों सबसे पहले बता दो क्रिप्स मिशन था क्या। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो होने था, दूसरा विश्व युद्ध जो होने वाला था, उस समय भारत को पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। उसमें भारत, उनका यह कहना था कि भारत आके हमको सेकेंड विश्व वर्ल्ड वॉर में हमको सपोर्ट करे, ये था क्रिप्स मिशन। तो इसको सपोर्ट किसने किया था। अगर कोई थर्ड पार्टी आके बोलती है कि आप चलो हमारे तरफ से लड़ाई में लड़ो, तो कौन सपोर्ट करेगा दोस्तों, कोई नहीं। अगर हमारा जिसमें फ़ायदा नहीं है उसको हम क्यों सपोर्ट करेंगे, कोई क्यों करने जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दें, मुस्लिम लीग का जो स्थापना था वो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 30 दिसंबर 1906 ढाका में हुआ था। और जो आईएनसी कांग्रेस है, कांग्रेस को तो ये तो काफ़ी चर्चित में रहता है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 28 दिसंबर 1858 में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना जो थी 1915 में हुई थी। तो इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ इजिप्शियन पार्लियामेंट। इजिप्ट की जो पार्लियामेंट है, मिस्र की जो संसद है, उसका नाम, उच्च सदन जो है उसका नाम क्या है, उसको नाम बताना है। ऑप्शन ए सूरा परिषद, मजलिस अल साब, देवान रक्यात, या मजलिस अल नुबाब। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो इजिप्शियन पार्लियामेंट है उसका नाम है सूरा परिषद, सूरा पार्लियामेंट। दोस्तों और एडिशनल क्वेश्चन इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ। यूएस का जो आपको बताना है कि यूएस का जो पार्लियामेंट है, अपर हाउस है, उसका नाम क्या है, उसको क्या बोला जाता है। जैसे जापान का जो अपर हाउस है उसको डाइट बोला जाता है, डाइट। इजराइल का जो अपर हाउस है उसको नेसेट बोला जाता है, नेसेट। वैसे ही यूएस का जो है उसको सेनेट बोला जाता है, सेनेट है यूएस का। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर है सूरा परिषद। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन। ईवीएम के अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं। ईवीएम में जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसमें अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हो सकते हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 38, या ऑप्शन डी 64। तो ऑप्शन इसका जो आंसर है वो है 16, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम जो है वो 16 व्यक्ति हो सकते हैं, 16 कैंडिडेट। अगर इलेक्शन में 16 व्यक्ति खड़े हैं तो उसमें एक ईवीएम पे 16 लोगों का नाम, जो वोटिंग लिस्ट में जो नाम है 16 कैंडिडेट का, एक ईवीएम पे हो सकता है। अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट किसी खड़े होते हैं तो 2 ईवीएम को मर्ज करके किया जाता है, ऐसा ही कुछ है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर जो है 16 है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, इसके अंतर्गत कोई संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो ऑप्शन
जो ऑप्शन डी है दोस्तों वो बिल्कुल सही बताते हैं कि ये सत्य कथन है, सत्य है। इधर पूछा गया है, हमको ध्यान देना, असत्य कथन पूछा है, तो ये इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं होता है पीएमओ के इधर। इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, बिल्कुल करेक्ट। यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, बिल्कुल करेक्ट। यह संवैधानिक संस्था है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो संवैधानिक संस्था है, ये बिल्कुल करेक्ट। ये नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन जो ए है वो कथन असत्य है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विधेयक एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और विधानसभाओं में नामांकन को 10 वर्षों तक बढ़ा देता है? Which of the following amendment will extend the nomination of Anglo-Indian to Lok Sabha and Legislative Assembly by 10 years? 107वां संविधान संशोधन, 108वां संविधान संशोधन, 109वां संविधान संशोधन या 110वां संविधान संशोधन? तो दोस्तों ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपका नॉलेज भी थोड़ा टेस्ट हो जाए, देखते हैं आप लोग आंसर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? संविधान सभा ने तिरंगे को एज अ नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, उसको कब अपनाया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 11 जुलाई 1948। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों जो 15 अगस्त है वो तो एज ए इंडिपेंडेंट डे, आज़ादी दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जो 22 जुलाई 1947 को इसको मान्यता मतलब अडॉप्ट किया था एज ए नेशनल फ्लैग, जो तिरंगा है उसको नेशनल फ्लैग का दर्जा दिया गया था। दोस्तों ये हुआ आज का सेशन, यहीं पे समाप्त। तो दोस्तों आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही स्टडी लाइक को शेयर करते रहिए, अपने घरों में सुरक्षित रहें, और इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।